इस चैप्टर से आपको अभ्यास प्रश्न के साथ-साथ अभ्यास प्रश्न मिलेंगे और चैप्टर के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपके बन रहे हैं वो मिलेंगे। और सबसे स्पेशल चीज़ क्या होगा, इस चैप्टर से आपको 90 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 90 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। तो प्लीज़ शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें सेशन को। चलिए, अब हम आपके सामने लेके चलते हैं एक-एक प्रश्नों को, जो आपके अभ्यास वाले प्रश्न हैं। इसमें क्या करना है आपको, इस चैप्टर मैं आपको बताऊँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे चैप्टर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के सभी के मतलब रासायनिक सूत्र आपको लिखने हैं। इसके सॉल्यूशन भी इसके पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का फ़ॉर्मूला देना है। तो MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर 2 नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है? वैसे यदि हम कॉपर नाइट्रेट की बात करें, तो इसको इस रूप में हम लिखते हैं Cu2+ के रूप में। ठीक है? एल्यूमीनियम क्लोराइड की बात करें, AiCl3, और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 होता है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है और पूछा जाता है। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये इसमें 5 है, वो आपके एक्सरसाइज से मैंने इसमें कॉपी करके पूरा ले लिया है। अब क्या करना है आपको कि इसमें से आपको क्या करना है कि निम्नलिखित यौगिकों के विद्यमान तत्वों का नाम देना है आपको। जैसे बुझा हुआ चूना का नाम देता है, ये एग्जाम में आया हुआ है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलिए यहाँ पे आते हैं और इनको देखते हैं। जैसे दिया है कि बुझा हुआ चूना, जिसको हम क्विक लाइम का नाम देते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? CaO। याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम यानी क्या-क्या होता है इसमें, कैल्शियम होता है और ऑक्सीजन के तत्व विद्यमान होते हैं, यही पूछा भी है। दूसरा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मतलब, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जो रासायनिक है सूत्र इसका वो HBr है। तो कौन-कौन से होंगे इसमें? हाइड्रोजन होगा और ब्रोमीन होगा। क्लियर है मेरी बात? अगला इसमें सी वाला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर, जिसको हम खाने का सोडा का नाम देते हैं, इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसमें कौन-कौन से आपके तत्व विद्यमान हैं? पहला तो सोडियम है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा कार्बन है और चौथा ऑक्सीजन आपके विद्यमान है। उसके बाद से हम डी इसी में है कि पोटेशियम सल्फेट क्या है, इसका रासायनिक सूत्र आपको बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट का, यहाँ पे छोड़ दिया है K2SO4, इसका पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होता है K2SO4। जिसमें से कौन-कौन से आपके तत्व विद्यमान है? तो पोटेशियम है, सल्फर है और क्या है? ऑक्सीजन है। क्लियर है मेरी बात? अब हम आएँगे, आपको अगला बात करेंगे कि आपको इसमें से मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान आपको बता दूं कि मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए पहली बात, जो भी चीज दिया हुआ है, इस पूरे का द्रव्यमान हमको निकालना होता है। तो सबसे पहले हम सबको निकालने के लिए एक-एक चीजों को लेके चलते हैं। आपका पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबका द्रव्यमान भार हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1, कार्बन का 12, कलर हम चेंज कर लेते हैं, आपको ले लेते हैं ब्लैक। वहीं ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 होता है, क्लोरीन का 35.5, सल्फर का 32 होता है और फास्फोरस का 31 होता है। ये आपके दिए हुए हैं, इसी के आधार पर आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन में पहला दिया था कि आपको एथाइन का पूरा आपको बताना है। क्या बताना है? इसका मोलर द्रव्यमान बताना है। तो मैंने क्या बोला था? पहले निकालने के लिए इस दोनों का मतलब हाइड्रोजन कितने हैं और इसमें कार्बन कितने हैं, इन सब का क्या निकालेंगे? पहले कंप्लीट द्रव्यमान निकालेंगे, पूरा द्रव्यमान। तो पहले इनको देख लीजिए, कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। और ये बताइए, कार्बन का कितना अणुभार होता है? तो आपका 12 होता है और क्रमांक संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 होगा। वहीं हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार, इसका हम 2 से 2, क्योंकि 2 इसमें पार्ट 2 मतलब पार्टिकल हैं, कौन-कौन? 2 हाइड्रोजन है कहने मतलब, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएँगे 2। इसका मतलब टोटल की बात करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 26 इसका मोलर द्रव्यमान होगा। मतलब इसका द्रव्यमान कितना होगा? 26, ठीक है? 26 ग्राम पर मोल, इसको क्या बोलेंगे? 26 ग्राम पर मोल। ये भी यूनिट भी आप लोग ध्यान में लेके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ उसमें है कि सल्फर अणु की बात कर रहा है, जिसको हम S8 का नाम देते हैं। वहीं हमने पढ़ा है कि सल्फर का जो
जो आपका मोल द्रव्यमान जो होता है, अणुभार जो होता है वो 32 होता है। कितने इसमें 8 है तो उसको नॉर्मली 8 से मल्टीप्लाई कराएँगे 256 ग्राम आपका मोल ग्राम पर मोल होगा। इस हिसाब से अलग-अलग आपके जो दिए हुए हैं आपको प्रोवाइड किया गया है। इसमें देख लीजिए फास्फोरस का 31 होता है तो P4 इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएँगे 124 हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 एटम है इसमें। तो हाइड्रोजन का 1 है, 1 ही है और क्लोरीन का 35.5 है तो इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला ध्यान दीजिए वो HNO3 होता है। तो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, इसमें 1 ही है, प्लस कर देंगे। नाइट्रोजन कितना होता है तो 14 होता है और 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16 होता है। तो 16 43 और 14 और 1 मिलकर के हो गया 93 ग्राम पर मोल। ठीक है? अब आते हैं अगला तरफ। ये जो इस प्रकार के जो आपके प्रश्न दिख रहे हैं, ये सब के सब आपको ये चैप्टर के अंतर्गत होने वाले प्रश्न हैं। चैप्टर के अंदर से भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन-सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? ये कहने का मतलब क्या है? पहले बात को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे क्या कहता है। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यह हमेशा का हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम आपके डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? दूसरा, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत का वो कौन-सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो अब आएँगे हम निश्चित नियम का अनुपात की व्याख्या करने का जो क्या है वो कॉन्सेप्ट क्या दिए हैं। ये दिए हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, तो तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है। मतलब कोई भी मतलब पानी बन रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है, तो इनका एक रेशियो होगा। ये नहीं कि हम कितना भी ऑक्सीजन मिला लें, कितना भी हम हाइड्रोजन मिला लें तो पानी बन जाएगा, नहीं। हमको इतना पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ही आपको पानी बनाएगा। यही बोलना है कि निश्चित अनुपात का नियम का मतलब कहता है कि तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात के संयोग में मतलब काम करते हैं। जैसे हम पानी की बात यहाँ पे समझा दिए हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 के अनुपात में होंगे। चलिए, अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपका थोड़ा-सा पॉइंट दिया है उसको याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ के चलिए, इसको पढ़ते चलिए। जैसे आपका सापेक्ष आकार दिया है और त्रिज्या दिया है उदाहरण। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? तो 10 के पावर 10 होता है माइनस में। आपको वहीं पानी की बात करें तो 10 की पावर 9 होता है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है हाइड्रोजन का। हीमोग्लोबिन अणु क्या होता है? तो इसका होता है 10 की पावर -8 ये भी एग्जाम में आया हुआ है। वहीं रेत के कण की बात करें 10 की पावर -8 होता है, चींटी का 10 की पावर -3 होता है, सेब का 10 की पावर माइनस होता है। ये इनका आकार है वो किसमें इनकी त्रिज्या दी हुई है, ठीक है ना? तो आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आप स्टार लगा लीजिए, हाइड्रोजन का याद कर लीजिए 10 की पावर -10 और जल का याद कर लीजिए 10 की पावर -9 और हीमोग्लोबिन का याद कर लीजिए 10 के पावर -8 ये 3 तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनको याद होना ही चाहिए। अब आते हैं हम अभी देखिए एमसीक्यू नहीं चल रहा, अभी हम प्रश्न और अभ्यास के प्रश्न करा रहे हैं आपको। चैप्टर के अंतर्गत वो वाले प्रश्न करा रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान बताना है, इसकी इकाई को परिभाषित करना है। यही होता है आपको कि जब आपका परमाणु का कोई द्रव्यमान जो होगा, इसमें नॉर्मल ये आपने पढ़ा भी होगा बहुत एग्ज़ामों में छोटे से आप क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे, कि वह इकाई द्रव्यमान जो कार्बन के 12 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होंगे, मतलब कि 1/12 भाग के बराबर होगा। वो आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करता है। समझ में आया? बस जानना ज़रूरी हो सकता है इसी का एमसीक्यू फॉर्मेट बना कर के आपको दे दे। ये जाने रहेंगे तभी तो, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि परमाणु का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो इस पहले क्वेश्चन को मैंने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को देखिए क्या है। कह रहा है कि एक परमाणु को हम आँखों को द्वारा क्यों देखना संभव नहीं होता है? तो देखना इसीलिए संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है और परमाणु त्रिज्या लगभग 10 की पावर -10 मीटर के लगभग होती है। ये बताइए 10 की पावर -10 है, प्लस नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है बहुत छोटी होगी और जिसको हम क्या कर सकते हैं अपनी आँखों से हम उसको आसानी से नहीं देख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब अगला चलते हैं हम क्वेश्चन को लेके आपकी तरफ। चलिए इनको देखते हैं एक-एक करके हम, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपके तत्व के प्रकार हैं और इसमें नाम दिए गए हैं और इसमें परमाणुकता दिया है, ठीक है? कितने परमाणु इसमें होते हैं? जैसे ये पूरे के पूरे अधातु के एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। फिर से याद करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन ये इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर ये सब के सब धातु हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें परमाणु कितने होते हैं। जैसे आर्गन क्या होता है, तो एक परमाणु होता है। हीलियम भी एक परमाणु होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, तो द्विपरमाणु होता है। हाइड्रोजन भी कितना होता है, द्विपरमाणु होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, द्विपरमाणु होता है। क्लोरीन कितना होता है, द्विपरमाणु होता है। फास्फोरस कितना होता है, चतुर्परमाणु होता है। और सल्फर क्या होता है, परपरमाणु होता है। अब इसको हम बता रहे हैं कैसे। आर्गन क्या होता है, तो Ar होता है। हीलियम क्या होता है, He होता है। इसमें कितने आर्गन, एक ही है ना, इसलिए एक परमाणु। ये कितना है, तो द्विपरमाणु। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या करते हैं, O2 लिखते हैं, तो दो परमाणु हो गया। हाइड्रोजन को भी हम H2 नाम देते हैं। नाइट्रोजन को हम क्या देते हैं, N2 का नाम देते हैं। क्लोरीन को हम Cl2 लिखते हैं। फास्फोरस को P4 का नाम देते हैं। वहीं सल्फर की बात करें, ये SO4 माइनस की बात करते हैं। इस प्रकार से ये चीजें हैं, आपको ये याद रहेगा। तो परमाणुकता निकालने का मतलब कि कितने चार, इसमें कितने ये इस मतलब ये कितने अपने अपने आपस में एलिमेंट को लेके रह रहे हैं। ठीक है, ये तो धातु की बात हो गई। वहीं अधातु की बात करें, अधातु या अब धातु की बात करेंगे तो सोडियम धातु में आता है, आयरन धातु में आता है, एल्युमिनियम धातु में है, कॉपर धातु में है। और वही इसका फार्मूला की बात करें तो यह Na होता है, आयरन का Fe होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, और कॉपर का क्या होता है आपका, कॉपर का Cu होता है। देखिए इसमें कहीं भी कोई भी परमाणुकता एक से ज्यादा नहीं है, इसलिए हम एक परमाणु के अंतर्गत सबको देखते हैं। अब आइए हम इसमें सूत्र की बात करेंगे। जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनकी बात, इनको सूत्र को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपको यहाँ पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सोडियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो Na2O होता है। याद रखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट फंस सकते हैं यहाँ से। एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो AlCl3 होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें सोडियम सल्फाइड का तो Na2S होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो MgOH का होल ट्वाइस होता है। याद हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि इनके यौगिकों को प्रदर्शित करना है। जैसे आपका जो दिया हुआ है उनके नाम को आपको लिखना है। ठीक है ना, जैसे ये क्या नाम लिखा है, जैसे ये क्या लिखा है, ये Al2SO4 का होल थ्राइस लिखा है, तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट। CaCl2 का नाम क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, K2SO4 का नाम क्या है, तो पोटेशियम सल्फेट, अभी पहले मैंने पढ़ाया था। KNO3 का नाम क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट। CaCO3 है तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। याद हो गया। अगला चलते हैं। करा कि आप रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको बात करिए। इसमें कह रहा है कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। तो ये भी आसान है। जैसे मान लीजिए H2S की बात करें हम, तो H2S की हम बात किया है इसमें, तो इसमें हम देखिए, हम देखते हैं इसमें आपका कितने हैं, दो हाइड्रोजन है और एक आपका क्या है, तो S का मतलब सल्फर है। तो यानी कुल कितने परमाणु हो गए, तो कुल 3 परमाणु हो गए। समझ में आया। वहीं इसकी बात करें तो PO4 की बात करें, इसको देखिए, PO3 में क्या है, इसमें PO3 में क्या है, संभवतः आपको PO4 आयन लिखा हुआ था, मतलब माइनस लिखा है इस पे, इसका मतलब अस्थाई आयन नहीं है इसमें। ये सबसे प्रसिद्ध आयन सल्फेट होता है जो PO4 3 माइनस को बोलते हैं। इसमें क्या है, फास्फोरस कितना है, तो फास्फोरस एक है ना एक। वहीं PO4 का मतलब कि 4 ऑक्सीजन इसमें है, ये ऑक्सीजन 4 है ना। इसका मतलब इसकी गणना हम नहीं करेंगे, केवल इनकी गणना करेंगे, PO4 3 पे माइनस। यानी कुल हमारे परमाणु कितने होगा इसमें, तो 5 परमाणु होगा PO4 3 पे माइनस पे। यानी इसमें कितने परमाणु हो गए आपके, कुल 5 परमाणु। इसमें कितने हुए हैं, तो 3 परमाणु हुए हैं, 2 और 1 3, 1 और 4 5। ठीक है। अब आते हैं इसमें आपको सबके सबके आणविक द्रव्यमान निकालने हैं। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बस ये नॉर्मल चीज है कि आपको इनका क्या निकालना पड़ेगा, अ, आसान सा फार्मूला है। इनका सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है क्या, ये किसका निकाला मैंने, ये मैंने निकाला है क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लोग इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दी। हाइड्रोजन कितना होता है, एक, एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो, दो इसका होगा, 32 इसका क्यों होगा, क्योंकि 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये कितना होता है, 17 होता है। इसका कितना होता है, 17.5, इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, 35.5। इस प्रकार नहीं, इसका होता है 35.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 71 होगा। इस प्रकार से आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, ये कोई आसान, ये एकदम आसान चीज है।
ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। जैसे आपका दिया हुआ है, इसको समझिएगा। इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। जैसे आपका दिया है ना, जैसे Zn एक सूत्र इकाई द्रव्यमान है। इसमें हमको जिंक की बात करना है। जिंक कितना होता है? 65 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। यदि हम टोटल द्रव्यमान की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ लेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाए? 81 यूनिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे आपको सबका द्रव्यमान दे दिया है और पूछा है नॉर्मली। जैसे आपका Na2 का दिया है, सोडियम की कितना होता है Na का? तो 23 होता है। लेकिन है कितने? ये 2 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 46 होगा। और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? तो 16 है। 16 इसमें जोड़ देंगे, 46 और 16 मिलके कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ना आसान है। वहीं K2CO3 की बात करेंगे तो पोटेशियम का द्रव्यमान 39 यूनिट होता है। ठीक है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये K2 की 2 है ना, के यानी पोटेशियम 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये 12 जोड़ देंगे इसमें, इसको 16 या 48 ये हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे, जोड़ करके आपको 138 यूनिट आ जाएगा। ये कराने का मतलब ये है कि आपको इसका द्रव्यमान भी याद हो जाए, परमाणु भार भी इसका याद हो जाए। द्रव्यमान का मतलब क्या? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक नहीं। ये मैंने चार्ट आपको दे दिया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये कि आपका जो दिया हुआ है ये सबके संकेत दिए हुए हैं, संकेत याद होने चाहिए। ये आपके कुछ प्रतीक हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं क्या बताऊं इसमें, ये तो आराम से आसानी से आदमी पढ़ा जा सकता है ना। बस आपको नोट्स में डाल दिए हैं, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं इसको आसानी से। छोटी छोटी चीजें पढ़ाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसमें आपने क्या सीखा, इनको मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से करके, और यहाँ पे ये जो बनता है ये उत्पाद होता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये अभिकारक होते हैं। तो कहने मतलब जब ये समीकरण संतुलित होगा, समीकरण संतुलित जब ही होगा, समीकरण जब ही कहलाएगा जब इन दोनों का द्रव्यमान दोनों बराबर हो। इसका मतलब कि जो इन दोनों का द्रव्यमान मिल करके है वही उत्पाद का भी द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, मतलब अपरिवर्तनीय होना चाहिए, मतलब परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे ही हम निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व, तत्व क्या होता है? एक सूक्ष्मतम परमाणु होता है। एग्जाम में आ सकता है कि परमाणु होता है कि अणु होता है। तो तत्व क्या होता है? सूक्ष्मतम परमाणु होता है। जो क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से प्राय नहीं रह सकता है और उनके सभी रासायनिक गुणधर्मों को क्या करता है? वो प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है कि अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह उच्चतम कण होता है जो समान दशाओं में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। मतलब अणु क्या होता है? स्वतंत्र रूप से समान रूप से रह सकता है, लेकिन परमाणु नहीं। कह रहा है कि यह पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों का संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या करता है? दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है कि परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। क्लियर है मेरी बात? आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता के द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या के द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है। चलिए अगला अब यहाँ से शुरू होता है आपका एमसीक्यू टोटल। अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप पूरी एमसीक्यू देखते हैं तो आपको बुक का टेंशन खत्म करना, ये मेरी गारंटी है। बुक तो पढ़ना ही नहीं है। यदि आपने वीडियो देख लिया आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पहली बार है तो आपको लाइक कर देना चाहिए, सब्सक्राइब कर लें पहली बार है तो, और दोस्तों के बीच में एक शेयर जरूर करें मोटिवेशन के तौर पर, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा प्लीज। और एक हाइप दे दें। हाइप का मतलब कि वीडियो एक से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने की संभावना रहती है। चलिए अब हम करते हैं यहाँ से शुरुआत। चलिए पहला पॉइंट है यहाँ से कि महर्षि कनाड ने अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया? ये एकदम एनसीईआरटी में ही, आप एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, आप केवल एमसीक्यू देखिए। तो इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया उन्होंने परमाणु। प्रतिपादित किया इसका, जो कि पदार्थ को लगातार विभाजित करने पर ऐसा कण प्राप्त होता है कि
अब इसके बाद से इनका विखंडन नहीं हो सकता है, मतलब इनका विभाजन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि पदार्थ लगातार विभाजित तो होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मतलब ऐसा विभाजित होने का उनका क्षण आता है, समय आता है, अवस्था आता है, अब इनके कण अब विभाजित नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण का नाम दिया। वो कौन सा नाम दिया, परमाणु का। ठीक है। अब अगला पॉइंट करा कि फकुदा कात्यायन ने किस बात पर जोर दिया था। उन्होंने जोर दिया था किस पर, कि परमाणु अविभाज्य है। क्या है, परमाणु अविभाज्य है। अगला पॉइंट है, कह रहा कि ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और सॉरी, ये क्वेश्चन मैं गलत बताया आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो होगा, फकुदा कात्यायन ने सूक्ष्मतम कण का सामान्यतः संयुक्त में पाए जाते हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। सूक्ष्मतम कण सामान्यतः क्या होते हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। माफी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो ग्रीक दार्शनिक हैं डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने परमाणु को किस अर्थ में प्रयोग किया। उन्होंने अविभाज्य के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। देखिए उन्होंने क्या कहा, परमाणु को जो अविभाज्य की बात किया, एक एटोमस शब्द से उनका निर्माण दिया। एटोमस शब्द, और जिसका मतलब होता है कि जो काटा न जा सके, जो काटा न जा सके। उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि जो भी ब्रह्मांड में सूक्ष्म है या कोई भी ठोस है, वो अविभाज्य कणों और खाली स्थान से बना है। क्या बना है, उनका मानना था कि जो भी ठोस हैं, जो भी आपके सूक्ष्म चीजें हैं, वो अविभाज्य कणों, क्या मैंने बोला, अविभाज्य कणों और खाली स्थान से बना है। खाली स्थान से बना है। ठीक है। अगला पॉइंट, 18वीं शताब्दी के अंत में 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने किनके बीच भेद स्पष्ट किया था। तो किनके बीच भेद स्पष्ट किया था, वो किया था अणु और परमाणुओं के बीच, दोनों में भेद स्पष्ट कर दिया। रासायनिक संयोजन के नियम किस वैज्ञानिक ने स्थापित किए थे। ये स्थापित करने वाले कौन थे, ये थे लवाइजिए और प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन के नियम को स्थापित किया। 6 नंबर है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किससे संबंधित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किससे संबंधित है, कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। बताया अभी आपको कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है कि इसमें द्रव्यमान की में जो भी अभिक्रिया होती है, तो उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी डाल्टन साहब ने प्रतिपादित किया था, आपने पढ़ा भी है। ठीक है ना। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित किसने किया, तो ये लेवाइजिए ने किया था। एक मैं किसको क्रॉस चेक कर लूं। हाँ सही है, लेवाइजिए ने किया था। कब किया था, ये 1774 के आसपास किया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है कि जब कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलाते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ये कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, सोडियम सल्फेट। क्या प्राप्त होगा, सोडियम सल्फेट। अगला पॉइंट, किन प्रयोग में फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाया जाता है। जो प्रयोग किया जाता है ना, देखे होंगे लैब में गए होंगे तब आपको फ्लास्क मिलता है, उस पर कार्क क्यों लगाया जाता है। कार्क किस लिए लगाया जाता है, कि विलयन को हवा से अलग रखने और द्रव्यमान को स्थिर रखने के लिए वहां पर कार्क का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शंक्वाकार फ्लास्क में एक्स और वाई के विलयन को मिलाने पर क्या होता है। एक्स और वाई के विलयन आपका जब बुक पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है। ये होता है आपका कौन सा, कि उसकी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये दो बार आ गया क्या, यही आ गया आपका बी नंबर है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट,
जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो इनका अनुपात होता है आपका, देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा है, 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8। यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला पॉइंट, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे प्राउस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में पाए जाते हैं, यह किस नियम में परिभाषा है? यही है स्थिर अनुपात के नियम। ठीक है। कह रहा कि जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था? जो जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु के सिद्धांत को सन 1818 में, यानी ऑप्शन नंबर सी, इस समय प्रस्तुत किया था। 17 नंबर है, डाल्टन ने किस आधार पर अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो उन्होंने, डाल्टन ने जो दिया था वो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित नियमों के आधार पर दिया था। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको देखिए एक्सप्लेनेशन वहां पे किया जाएगा जहां पे कोई क्वेश्चन इसमें से छूट रहा हो। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहे हैं हम, आपको हर एक क्वेश्चन आपको डिमांड के अनुसार, बुक के अनुसार मैंने इसमें रखा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य किससे बने होते हैं? तो एक आपके जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? परमाणु से। किससे बने होते हैं? परमाणु से। एक मोटिवेशन या बोलिए हेल्प बोलिए, एक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ग्रुप में, जहां पर आपको लगे कि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप लोग जरूर शेयर कर दें। पहली बार हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। अगला पॉइंट, डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होते हैं? तो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। समान तत्व के सभी परमाणुओं के कौन से गुण समान होते हैं? तो इनके जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? नहीं नहीं, समान तत्व के सभी रासायनिक परमाणुओं के कौन से गुण समान होते हैं? तो इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। समान तत्व के तो इनके रासायनिक गुणधर्म ही तो समान होंगे। ठीक है। वैसे द्रव्यमान भी होना चाहिए, क्लियर कर लूं। ठीक है, यही है, केवल रासायनिक गुणधर्मों का द्रव्यमान नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? तो रासायनिक गुणधर्म इसके क्या होते हैं? भी भिन्न होंगे। परमाणु के तत्व भिन्न होंगे तो द्रव्यमान के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? भिन्न होंगे। 22 नंबर है कि डाल्टन के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु कैसे मिलकर यौगिक बनाते हैं? तो ये आपके क्या बनाते हैं? कैसे मिलकर के? तो ये एक छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। परमाणुओं को किस इकाई में हम मापते हैं या मापा जाता है? तो इसको हम मापते हैं नैनोमीटर में। किसमें नापते हैं? नैनोमीटर में। लगभग कितने परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखने पर कागज की शीट जितनी मोटाई बनती है? तो ये लगभग लाखों, कितने? लाखों परमाणुओं के ऊपर जब हम एक शीट, मतलब मोटाई बन जाएगी जब इनको एक के ऊपर एक रखेंगे। एक नैनोमीटर की बात करें तो 10 के पावर -9 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सभी द्रव्यमानों की जो रचनात्मक इकाई होती है, इसे किसे कहते हैं? रचनात्मक इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। ऑप्शन नंबर बी। डाल्टन के द्वारा प्रयुक्त प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? तो किसी तत्व के परमाणु का। तत्वों के प्रतीकों का आधुनिक रूप से किसने सुझाया था? ये बर्जीलियस ने सुझाया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है, कापर का जो शब्द है वो किस स्थान के नाम से व्युत्पन्न हुआ है? तो कापर एक साइप्रस नाम से, किससे? साइप्रस नाम के स्थान से व्युत्पन्न हुआ है।
अगला है कि वर्तमान समय में तत्वों के नामों को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो ये बात करता है IUPAC। क्या बात करता है? कौन स्वीकृति प्रदान करेगा? IUPAC। तत्व के प्रतीक को लिखते समय किस नियम का पालन किया जाता है? तो पालन पहले ये किया जाता है कि जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है? और दूसरा अक्षर इसमें जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हम क्या बात करेंगे? सी की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला पॉइंट है, कौन सा इसमें जो प्रतीक है वो गलत है? ये एल्यूमिनियम है, ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये एल्यूमिनियम है। तो पहली बात ये तो होगा ही नहीं, ये बिल्कुल खत्म है। तो यानी यही प्रतीक क्या है? गलत है। क्योंकि ये गलत इसलिए नहीं है क्योंकि दो दो चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोबाल्ट को CO लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, ठीक है ना? यानी ये वाला चीज क्या है? ये गलत है। कह रहा है कि आयरन का प्रतीक Fe होता है, वो किस नाम से व्युत्पन्न है? आयरन का प्रतीक अब किस नाम से? तो लैटिन के नाम से। किस नाम से? लैटिन नाम से ये व्युत्पन्न शब्द है। पोटेशियम के इसका प्रतीक होता है, वो किस नाम से व्युत्पन्न है? तो वो व्युत्पन्न है कैलियम से। किससे? कैलियम से आपका व्युत्पन्न है, न कि पोटेशिया, न कि केमिकल से। कैलियम नामक शब्द से ये व्युत्पन्न हुआ है। स्वर्ण यश का मतलब कि गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? गोल्ड का रासायनिक प्रतीक Au होता है। क्या होता है? Au। चांदी का मतलब होता है सिल्वर, जिसका मतलब Ag किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका लैटिन शब्द से। किससे लिया गया है? लैटिन शब्द से। क्लियर है मेरी बात? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, लैटिन शब्द से ही लिया गया है। डाल्टन के परमाणु के जो सिद्धांत हैं वो विशिष्ट संकल्पना क्या थी? इनकी विशिष्ट संकल्पना क्या थी? ये थी परमाणु द्रव्यमान। क्या था? परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है, 39 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जो तत्व है वो प्रतीक उसके अंग्रेजी नाम से नहीं लिया गया है? तो ये आपका जो है वो है आपका पोटेशियम। तो पोटेशियम एक अंग्रेजी नाम से नहीं लिया गया है, ये लैटिन शब्द है। और लैटिन के किस शब्द से है? तो लैटिन के कैलियम शब्द से है। किससे? कैलियम शब्द से। 40 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि प्रयोगात्मक रूप से पाया गया 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है? तो ये जो बनता है कौन सा यौगिक आप लोग बताएं। 3 ग्राम कार्बन होगा और 4 ग्राम ऑक्सीजन होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो यह भी आपने देखा था यहाँ पर कि 3 ग्राम कार्बन होने चाहिए, हम दिया ना कि 3 ग्राम कार्बन। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो आपका रेशियो होना चाहिए वो 3:4। 42 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान मानक इकाई कौन सी है? यही है यूनिफाइड मास, जिसको हम यू का नाम देते हैं, ठीक है? यू, यूनिफाइड मास इसको बोलते हैं। प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए किस तत्व को आधार माना था? ये उन्होंने आधार माना था ऑक्सीजन को। किसको माना था? ऑक्सीजन को आधार माना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1961 में सार्वजनिक रूप से कौन सा मानक अपनाया गया? ये मानक अपनाया गया था कार्बन 12 के 1/12वें भाग को, ठीक है? अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके अनुपात से परिभाषित होता है? ये होता है कार्बन 12 के 1/12वें भाग से परिभाषित होता है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो आपको सबको पता है, एक यूनिफाइड मास होता है। नाइट्रोजन की बात करेंगे, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट मास, यूनिफाइड मास आपका 14U होता है नाइट्रोजन का। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का कितना होता है? ये होता है 24। कितना होता है?
24। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है, याद रख लीजिएगा, इसका होता है आपका 35.5 यूनिफाइड मास। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 40 यूनिफाइड मास। क्लियर है? इतना तो आप लोग याद रख लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ कि एग्जाम में डायरेक्ट फंस सकते हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं है। कह कि परमाणु किस प्रकार के अस्तित्व में रहते हैं। देखिए, परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, केवल ठोस के रूप में ही अस्तित्व में रहते हैं। बिल्कुल गलत बात है। क्या केवल गैस के रूप में? नहीं। अकेले अस्तित्व में पहली बात ये नहीं रह पाते हैं, ये अणु और आयन बनाते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर हम बी की तरफ बढ़ेंगे। अब आते हैं 51 नंबर की तरफ। कह रहा है कि परमाणु, अच्छा ये दो बार हो गया, चलिए दो बार हो गया, इसको काट दीजिएगा। 52 नंबर है। कह रहा है कि अणु क्या है। अणु क्या है? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जो रासायनिक बंध या आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े हों। क्लियर है मेरी बात? ये आपका पॉइंट बनता है। किसी तत्व का अणु किस प्रकार के होते हैं, तो ये बताइए, जब तत्व के अणु की बात करेगा तो ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं, किसी भी तत्व के अणु। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक परमाणु अणु वाला है, तो ये है एक परमाणु अणु वाला, कौन सा है, ये है आर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, Ar। हाइड्रोजन को H2 द्विपरमाणु हो गया, ऑक्सीजन को O2 द्विपरमाणु हो गया, फास्फोरस को P4 चार परमाणु हो गया। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन आपका था। ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी आपका द्विपरमाणु होता है, O2 की बात करेंगे हम। वहीं ओजोन किसका उदाहरण है, तो ये आपका त्रिपरमाणु होता है, क्योंकि ओजोन O3 होता है। तीन ऑक्सीजन इसमें जुड़े होते हैं, तीन ऑक्सीजन मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, किसी यौगिक के अणु कैसे बनते हैं, तो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके किसी भी यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। कह रहा है कि जल अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात है वो कितना होता है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो होता है और ये एक होता है, इसका मतलब कि 2:1 के अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर की तरफ आते हैं। 59 नंबर क्या कहता है, 59 नंबर कहता है कि अमोनिया NH3 अणु में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यानी H कितना है, 3 है, और ये कितना है, 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन 1, इसका मतलब 3:1। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा दोनों दिया हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि आयन क्या होता है। आयन आवेशित कण होता है। क्या होता है? आयन आवेशित कण। अगले क्वेश्चन है 61 की तरफ, कि कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में NaCl की बात करें, इसका फार्मूला है, इस संगठक में आयन कौन से होता है, Na प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक है। तो इसमें देखेंगे वही हमने पढ़ा अभी कि Na प्लस और Cl माइनस था, इसलिए इसको हम आयनिक यौगिक का नाम देते हैं। अगला पॉइंट, कि कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है, कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बात करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये होता है आपका 5:2 का अनुपात, 5:2। क्लियर है मेरी बात? इसका पॉइंट हम देखेंगे, किसी तत्व की संयोजन क्षमता बैलेंसी क्या दर्शाती है, तो किसी परमाणु में कितने परमाणुओं के साथ जुड़ता है, ये आपकी वैलेंसी दिखाती है, उसकी क्षमता दिखाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या आवश्यक है। इसमें तत्वों के प्रतीक होने चाहिए और उसकी संयोजन क्षमता आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप किसी रासायनिक सूत्र को आप लिख पाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, जब आप क्लास 9th में पढ़ते हैं या जो भी बच्चा पढ़ता है वो
पहले उसको इस चैप्टर को बताते समय उनको एक बार वो क्रॉस वाले सिंबल के साथ सारी चीज़ों को बताया जाता है, उसमें उनको वैलेंसी याद कराई जाती है, तब जाकर के वो रासायनिक सूत्र लिखना समझता है। अब इसी में आपको देखने को मिलेगा हुँ, हुँ, कि रासायनिक सूत्र को लिखते समय आप किस नियम का पालन करना अनिवार्य है। तो उसमें क्या होगा कि आपको आयन की संयोजकता देखनी पड़ेगी और उसका आवेशों का संतुलन होना चाहिए। इस बात को आपको देख कर के रासायनिक सूत्र लिखने के आपके नियम को पालन कर सकते हैं। कह रहा है कि जब कोई यौगिक धातु और अधातु से बनता है तो रासायनिक सूत्र में सबसे पहले किसको लिखते हैं? तो सबसे पहले हम धातु को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? धातु को लिखते हैं। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का वो रासायनिक जो सूत्र है वो क्या होता है? NaCl ऑप्शन नंबर ए होता है। कह रहा है अब कि बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक में यदि एक से अधिक आयन हो तो उसमें उन्हें किसमें रखा जाता है? तो उन्हें हम एक कोष्ठक में रख सकते हैं। किसमें? कोष्ठक में रख सकते हैं। कह रहा है कि आयरन सल्फेट का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? आयरन सल्फेट का Fe2SO4 का होल थ्राइस आपने पढ़ा भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का अभी पूरे जो एग्जाम्पल में आपके बुक में दिए हैं उनको है ये, कि पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका KOH। क्या होता है? कि KOH का होल ट्वाइस होता है। तो ये आपका जो होता है KOH, हाँ KOH होता है, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। अगला है बहुपरमाणुक आयनों की संख्या को सूत्र में लिखने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसको कोष्ठक के बाहर की संख्या को लिख देते हैं। कोष्ठक के बाहर क्या लिख देते हैं? संख्या को लिख देते हैं। जैसे यहाँ की बात आई ना, इस प्रकार की कोष्ठक के बाहर संख्या को आप लिख रहे हैं। अगला पॉइंट है ऑक्टोपस और मानव उदाहरण में क्या है? क्वेश्चन इसमें है कि ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस और मानव उदाहरण में यदि ऑक्टोपस की संख्या 8 भुजाएं हैं और मानव की 2 भुजाएं हैं तो ऑक्टोपस अधिकतम कितने मानव पकड़ सकता है? तो मानव की 2 भुजाएं हैं, इसका मतलब कि 8 भागा 2, इसका मतलब कि कितने पकड़ सकता है? तो 4 पकड़ सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है, करेक्ट कि निम्न में से कौन सा बहुपरमाणुक आयन है? तो बहुपरमाणुक आयन की हम बात करें इसमें, तो मतलब एक से ज्यादा आयन है इसमें। बताइए, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन केवल एक है, ये सोडियम केवल एक है, क्लोरीन केवल एक है। ये तो होंगे ही नहीं, केवल इसमें क्या होगा? यही होगा, OH पे माइनस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। रासायनिक सूत्र को लिखते समय बहुपरमाणुक आयन की संख्या एक हो तो क्या किया जाता है? यदि एक हो तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि किसी भी प्रकार के कोष्ठक को लगाने की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन की संख्या यदि एक ही होता है तो। अगला पॉइंट है कि कॉपर ऑक्साइड का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉपर ऑक्साइड का जो सही रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuO। क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड अभी आपने पढ़ा था, CuO। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका मतलब HCl2। हाइड्रोजन हाँ, HCl होता है, सॉरी ना, ये तो नॉर्मल चीज है। HCl होता है, HCl, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मिनट, दो ही फार्मूला, दोनों एक बार दो हो गया क्या ये? हाँ, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया ये। हाइड्रोजन क्लोराइड का वही होता है HCl2, HCl होता है, कोई बात नहीं, कोई डाउट के सवाल नहीं है, इसमें HCl ही होता है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये होता है CCl4, ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या कहता है? CCl4 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है MgCl2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O Al2O3 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या कहता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? आणविक द्रव्यमान क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है आपका कि अणु में सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे। करा कि रासायनिक सूत्र लिखते समय कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए या पालन होना चाहिए? इसमें किस किस नियम का? कि आवेश संतुलित हो, बिल्कुल सही है। धातु के बाएं ओर आयन को कोष्टक में लिखना, हाँ सही है। बहुपरमाणुक आयनों को आयन को कोष्टक में लिखना, ये भी सही है। इसलिए हम जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी की तरफ। सापेक्ष द्रव्यमान को किस इकाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसको हम किसमें व्यक्त कर सकते हैं? सापेक्ष इकाई में। ये सापेक्ष द्रव्यमान को तो यूनिफाइड मास में तो करते हैं, है कि नहीं? द्रव्यमान को तो यूनिफाइड मास में करते हैं ना। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है सापेक्षिक द्रव्यमान निकालने के लिए, ये आवेशहीन होता, सॉरी, ये आपका बीमाहीन होता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें कोई भी राशि नहीं होती है, कोई भी इसका इकाई नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी सही नहीं है। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो ये होता है 18। कैसे? जैसे मान लीजिए H2O है, तो दो यानी एक इसका होता है 1 × 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो 2 और प्लस 16 बराबर 18, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, अगला चलिए। अगला पॉइंट है आपका, करा कि सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो सूत्र इकाई जो द्रव्यमान होता है वो होता है कि संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग, ऑप्शन नंबर 1। करा कि एक मोल में जो कणों की जो संख्या होती है वो 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। करा कि किस वैज्ञानिक ने और कब मोल शब्द को प्रस्तावित किया था? तो ये विल्हेम ओस्टवाल्ड सन 1896 में मोल के शब्द को प्रस्तावित किए थे। करा कि मोलों की संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो मोलों की संख्या का दो मेथड है। पहला है कि जो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, इनको हम ज्ञात कर लेंगे, यानी जो भी आपके जितने भी पार्टिकल्स दिए उन सबका द्रव्यमान निकालेंगे और मोलर द्रव्यमान से हम भाग देंगे, तो आपका निकल जाएगा। क्लियर है? क्या निकलेगा? तो मोलों की संख्या निकलेगी। उसके बाद से जो दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करा देंगे, तो भी जाकर के आप निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों के साथ साथ ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। एवोगैड्रो संख्या अभी आपने पढ़ा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है 91 नंबर इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू है। क्वेश्चन है कि परमाणुओं की, क्या लिखा है कि परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर 1 में कि दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणे एवोगैड्रो की संख्या, इससे आप परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। आपका है परमाणुओं की संख्या, जिसमें सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे, फिर इसके कंप्लीट एमसीक्यू को करेंगे, और इसी में आपको जो चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिए गए हैं उनको करेंगे, फिर आपने क्या सीखा उनको करेंगे। इतनी सारी चीज़ों को हम करने वाले हैं। चलिए अभ्यास से शुरू करते हैं। इसमें आपको बताना है कि गलत के लिए गलत मतलब यफ लगाना है, और सही के लिए आपको ट्रू लगाना है। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहला पॉइंट इसका कि जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियंस होते हैं। नहीं, ये चीजें फाल्स हैं। इस बात का जिक्र जे टॉमसन ने नहीं किया था, इस बात का जिक्र किए थे रदरफोर्ड साहब ने, और इनके साथ चैडविक भी थे, ठीक है। चैडविक ने इस बात का जिक्र किया था। अगला पॉइंट,
क्वेश्चन नंबर इसी में बी है, तो ये हमारा पहला फॉल्स हो गया। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। नहीं, न्यूट्रॉन ऑलरेडी अनावेशित होता है, इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलकर होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का प्रोटॉन से लगभग 1000 1/2000 गुना होता है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1876 के 1890 के आसपास होता है ये प्रोटॉन का लगभग। कह रहा है कि डी नंबर, कि आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। नहीं, ये टिंचर आयोडीन बनाने के लिए आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल आयोडीन का प्रयोग करते हैं, और इसी का प्रयोग हम दवाओं के रूप में करते हैं। जैसे मान लीजिए गाइटर और घेंघा रोग होता है, वो शरीर इंसान के शरीर में जब आपको आयोडीन की मात्रा कमी होगी, तो आपको गाइटर यानी घेंघा रोग क्या होता है, आपके गर्दन के पास से बहुत बड़ा सा स्वेलिंग टाइप का हो जाएगा, वो होगा। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि समस्थानिक की बात कर दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके सारे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे चीजें। अगला पॉइंट है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण अभी हम अभ्यास वाले प्रश्न को कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। प्रकीर्णन के प्रयोग की खोज किस लिए उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी था परमाणु के केंद्रक के लिए, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं, इसमें जो होता है वो न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। क्या होता है? न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। अगला पॉइंट है कि Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें जो संख्या होती है इनकी, वो 8 होती है। Cl माइनस पे संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। क्लियर है? अगला पॉइंट है, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, 281, और इसका नंबर जो अणुभार होता है, क्रमांक होता है, वो 11 होता है। ठीक है, अगला की तरफ चलते हैं। इसमें आपका जो दिया हुआ इस सारणी को पूरा करना है। इसमें परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या बताना है, न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है, प्रोटॉनों की संख्या बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, और इससे बनने वाले कौन से परमाणु होंगे वो बताना है। मैं आपको यहाँ एक एक करके बताया हूँ, पहले इन सबको ध्यान दीजिएगा। एक एक फार्मूला आपको जरूर याद रखना है। पहला चीज क्या, कि जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी वही आपकी परमाणुओं की संख्या होगी। क्लियर है? दूसरी बात, द्रव्यमान संख्या की हम बात करेंगे, तो द्रव्यमान संख्या वही होता है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। इतना समझ गए? तो पहले वाले क्वेश्चन में परमाणु संख्या दिया हुआ है और न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है, तो परमाणु की संख्या क्या होगा, जो परमाणु की संख्या होगी वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो ये आपका 9 मिल गया। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 9 क्यों होंगे, क्योंकि इसके तटस्थ परमाणु में आपका जो होता है वो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इसकी भी संख्या 9 हो गई। अब द्रव्यमान संख्या ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 19। ये बताइए 19 किसका होता है? तो ये होता है परमाणु स्थिति कौन सी होगी, तो फ्लोरीन का होगा। इसी प्रकार से अलग अलग सभी चीजों को बताया गया है। जैसे परमाणु संख्या 16 है, बस एक आप याद कर लेंगे तो सबका सब निकल जाएगा। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया गया। केवल इस बात को याद रखिए कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणुओं की संख्या होती है। और देखिए, और जो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके तटस्थ परमाणु के बराबर होगा। इसका मतलब कि जो परमाणु की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और दूसरी बात क्या होगा, कि जब हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो जितने आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनको मिलाकर के आपका संख्या बनेगा। तो यहाँ पे आपका 4 दिए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि कैनाल रे क्या है, कैनाल रे क्या है, तो कैनाल रे की बात करेंगे हम। तो ये आपका यहाँ पर दिए हम कि कैनाल रे क्या होती है। पहली बात, कि कैनाल रे जो होती है वो एक प्रकार की धनावेशित किरणें हैं। किस प्रकार की किरणें हैं? धनावेशित, जो निर्वात नली में कैथोड पर बने छिद्रों से होकर के चलती हैं। ये धनायनों की धारा होती है। क्या होती है? धनायनों की धारा होती है। और इसकी खोज सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें से कौन सा आवेश होगा या नहीं होगा, ये बताइए। इलेक्ट्रॉन पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक माइनस चार्ज देखने को मिलता है। प्रोटॉन पर आपको एक प्लस चार्ज देखने को मिलता है। यदि इन दोनों परमाणुओं को आप आपस में मिलाएंगे तो एक प्लस और एक माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, दोनों को जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल का मतलब निरस्त हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे, इन पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रह जाएगा। अगला, ये आपके भौतिक शास्त्र के में आपके जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में है। एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जिसको जे जे टॉमसन बोलते हैं, इनका जन्म 18 दिसंबर को 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल के पास हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इनको 1906 में भौतिक नोबेल शास्त्र में पुरस्कार भी मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। कब मिला है जे जे टॉमसन को, 1906 में। 35 वर्ष तक उन्होंने क्या किया है, सेवा दिया है अपना। कहाँ पे, तो कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे। उसके बाद से उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर के पुरस्कार मिला है, किसका, नोबेल पुरस्कार। क्लियर है मेरी बात। ऐसे सहयोगी होने चाहिए, ऐसे दोस्त भी होने चाहिए सबके। अब हम बात करेंगे नील्स बोर को। नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1825 में कोपेनहेगन में हुआ था और ये 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी रहे हैं। 1922 में इनको उनके परमाणु की संरचना के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी नील्स बोर को कब मिला है, 1922 में। और इसी पर इनकी 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम पहला है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। एटॉमिक थ्योरी ये भी नील्स बोर की है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ये भी आपकी नील्स बोर की पुस्तक है। इन पुस्तकों को जरूर ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं आपको प्रश्न से संबंधित जो चैप्टर के अंतर्गत दिए हुए हैं। कह रहा है कि परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखने हैं आपको, वो कौन कौन से हैं। 3 नाम है इसके परमाणु के 3, आपके कौन कौन से। पहला पहला प्रोटॉन होता है जो आवेशित कण होता है, जिसका मतलब एक प्लस चार्ज होता है। दूसरा न्यूट्रॉन होता है, ये आवेश रहित होता है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन जो एक माइनस चार्ज रखता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि आपको हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिफाइड मॉस है, उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो कितने न्यूट्रॉन होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। तो यही मैंने बताया था आपको, इसका एक फार्मूला होता है कि जब आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो आपका दिया हुआ है क्या कि द्रव्यमान की संख्या 4 दी हुई है, प्रोटॉनों की संख्या 2 ही हुई है, माइनस कर लेंगे तो आपका 2 आंसर बन जाएगा। अब इसी में अगले हम चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे कि कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। इलेक्ट्रॉन वितरण लिखने के लिए आप कार्बन परमाणु संख्या 6 का इलेक्ट्रॉन वितरण, जैसे हम बात करें, ये आपका क्या है, तो K2L4, ठीक है। जबकि सोडियम परमाणु की संख्या आपकी 11 है, वहां पे इलेक्ट्रॉन वितरण की बात करेंगे तो K2, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसकी 6 को लिखने के लिए 2 कामा 6, इसका मतलब कि के सेल में, ऑर्बिट सेल में 2 हैं, वहीं एल वाले कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी बात, हम सोडियम की बात उसमें किया है, एल आप के और एल की ही तो बात करना है आपको, और किसी की बात नहीं करना है इसमें। जैसे हम 11 की बात करना है, 11 में क्या होगा, 2, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो ये क्या होता है, ये के कक्ष होता है, ये क्या होता है, एल कक्ष होता है, ये क्या होता है, एम कक्ष होता है, के एल और ये सॉरी ये एम होता है। तो के और एल की ही तो बात करना है। तो के में कितने हो गए, 2, और यहाँ पे एल में कितने हो गए, तो 8 हो गए, ठीक है ना। यानी हम इसमें वही बात कर रहे हैं कि के एल एम के ऊर्जा स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसमें 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन में है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होगा। तब आपको परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, तो मैंने अभी बताया कि परमाणु की जो संख्या होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसलिए बराबर 8 सही है। दूसरा, परमाणु का आवेश क्या होगा,
तो वही जो प्रोटॉनों की इसमें बी है। परमाणु का जो आवेश होगा वो धनात्मक आवेश होगा क्योंकि इसकी प्रोटॉनों की संख्या 8 है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव 8 होगा। यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करने की चले, वो भी 8 होगा क्योंकि उसके तटस्थ मध्यस्थ के पास होते हैं। ऋणात्मक आवेश कितने होंगे तो -8 होगा। इसका मतलब हम कुल आवेश की बात करेंगे तो आपके दोनों आपस में कट करके 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट। अब ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या की बात करना है तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 है और सल्फर की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 32। ये नॉर्मली क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा है, आप देख लीजिए कि ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। अब हम आते हैं आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है, ध्यान दीजिएगा ज्यादा है और ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट भी हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज को आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है तो जे टॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है। एक मैट्रिक आपको याद करा दूं, ईटा पर नाचे, याद रख लीजिए। ईटा ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने किया। पी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब रदरफोर्ड ने किया। एन का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। याद हो गया। ईटा पर नाचे, याद रखिए कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, किसका किसका, ई का मतलब ई का मतलब टॉमसन, पी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या गोल्डस्टीन। एक मिनट, देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने भी प्रोटॉन की खोज किया है। ठीक है, जब ये कब किया था लास्ट में जाकर के ये 1917 में, लेकिन इसके पहले 1886 में अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से इनकी खोज किया था। ठीक है ना, कब 1886 में। ठीक है ना, एनोड जिसको हम एक और नाम देते हैं एनोड किरणों का भी हम नाम देते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं धनात्मक। देखिए इलेक्ट्रॉन तो अभी हम लोग माइनस में जानते हैं, लेकिन जे टॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं धनात्मक होते हैं और गोले में धसे होते हैं, इसका मतलब कि न्यूक्लियस में होते हैं। चलिए अगला पॉइंट करा कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु केंद्रक की खोज हुई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने क्या प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा सा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। यही बात सत्य बताया। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल की व्याख्या नहीं की जा सकी थी। नील्स बोर के द्वारा परमाणु का मॉडल देखिए जैसे आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल है, बोर का परमाणु मॉडल है, परमाणु मॉडल को तो याद तो करना ही पड़ेगा। नील्स बोर के द्वारा परमाणु मॉडल अधिक सफल रहा था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा के साथ अलग-अलग कक्षाओं में वितरित है, मतलब फैला हुआ है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं की बात करें तो कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु क्या होगा स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। मतलब इन्होंने इस बात का जिक्र किया था, इस प्रकार का ये केंद्रक है। ये के एल एम एन 4 कक्षक की बात किया था। कह रहा कि जो सबसे बाहरी वाला जो कक्षक होता है, यहाँ पर परमाणु जब स्थिर होता है ये कम क्रियाशील होगा। जे चैडविक परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये चैडविक साहब ने खोजा था न्यूट्रॉन की उपस्थिति को। मैंने बताया था क्या, ईंटा पर नाचे, ना का मतलब न्यूट्रॉन और चौ से मतलब चैडविक। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है, जो आपके अभी ऑप्शन में आया था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। अब बात करेंगे परमाणु के कक्षकों को के एल एम एन के नाम दिए गए हैं। संयोजकता प्रोटॉन तो किसी भी परमाणु की क्या होती है, एक प्रकार की उसकी शक्ति होती है, उसकी संयोजन शक्ति होती है। एक तत्व परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर
होती है। अगला पॉइंट, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनकी जो परमाणु क्रमांक होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। संभारिक में क्या होंगे, ये परमाणु इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन इनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, यही बात इसमें उल्टा है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित किया जा सकता है। यहीं पर आपके इस चैप्टर से संबंधित जो भी चैप्टर के अंतर्गत वाले प्रश्न थे, जो भी अभ्यास मतलब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से, सबका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। अब मतलब वही दिया है जो इम्पोर्टेंट, अब थ्योरी है तो थ्योरी की चीजें तो दी नहीं जाएंगी आपको, आपको जो एमसीक्यू के फॉर्मेट है वो और जो न्यूमेरिकल्स है मैंने उनको दिया है। ठीक है, कंप्लीट एमसीक्यू इसमें मिलने वाले हैं लगभग 85 प्लस, उसको जरूर देखिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ से, कह रहा है कि परमाणु, पेन को चेंज कर लेते हैं हम। हाँ, कह रहा है कि परमाणु पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं, यह विचार किसने दिया था। देखिए इस बात का विचार डाल्टन ने दिया था। कब दिया था, लगभग 1808 में, अभी हमने पढ़ के आया था। इसी को परमाणु सिद्धांत के भी नाम से हम जानते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि परमाणु की संरचना को समझना था और उसके गुणों को भी समझना था। अगला पॉइंट, सूखे बालों पर आप यदि कंघी करने पर कंघी कागज के टुकड़ों को क्यों आकर्षित करती है, क्यों, क्योंकि कंघी में एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, कंघी में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। परमाणु में उपस्थित अपरमाणु कण की खोज किसने किया था, ये किए थे जे जे टॉमसन ने। गोल्डस्टीन साहब ने 1886 में किसकी खोज की थी, तो गोल्डस्टीन साहब ने 1886 में केनाल रे की खोज की थी। क्या की थी, केनाल रे की खोज की थी, जिसका डेफिनेशन आपको एक्सरसाइज वाले प्रश्नों में मैंने दे दिया है। प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, तो प्रोटॉन हमेशा का हमेशा +1 चार्ज रखता है। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये लगभग आपका जो होता है वो 2000 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ई के ऊपर निगेटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर बी। केनाल किरणें किस प्रकार की होती हैं, एक्सरसाइज वाले प्रश्न में मैंने बताया था केनाल रे धनावेशित किरणें होती हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु अविभाज्य होगा, अविनाशी होगा। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज से डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत हैं, इसमें कौन सी धारणा गलत साबित हुई, ये गलत कौन सी साबित हुई कि आपकी परमाणु अविभाज्य है, इस बात का गलत ठहरा दिया गया। परमाणु की संरचना का पहला मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो ये किए थे टॉमसन ने। कौन, जे जे टॉमसन ने। टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना किससे किया था, एक तरबूज और किस्मत से, किस्मत जो केक होता है उससे किया था। ठीक है, टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना एक तरबूज और क्रिसमस केक से किया था। टॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु कैसा होता है, ये आपका धन आवेशित गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हों, सॉरी धंसे हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। टॉमसन मॉडल में परमाणु को तरबूज में किस प्रकार समझाया गया है, इसमें समझाया गया है क्या कि जो लाल वाला भाग होगा वो धनावेशित होगा और जो उसकी जो बीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन के होंगे, तभी तो धंसे हैं इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। टॉमसन के अनुसार परमाणु में कुल आवेश कैसा होता है, तो ये आवेश जो होता है वो उदासीन होता है। 17 नंबर है कि
जे टॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? पढ़ के आए हम 1906 में मिला था। जे टॉमसन कितने वर्षों तक कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निर्देशक रहे थे? तो 35 वर्ष रहे थे। याद है ना? टॉमसन मॉडल के में से किस तथ्य की व्याख्या संभव हुई थी? किस तत्व की व्याख्या संभव हुई? ये हुई थी कि परमाणु का उदासीन होना, इस बात की व्याख्या संभव हुई। टॉमसन मॉडल की सबसे बड़ी सीमा क्या थी? सबसे बड़ी सीमा यही थी कि प्रयोगों के परिणामों को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, खासकर जब परमाणु के भीतर धनात्मक आवेश की स्थिति पूरी तरह से आपका व्याख्या रूप से नहीं कर सकता, मतलब कि व्याख्यित एक्सप्लेन्ड नहीं कर सकता है कोई। इस बात का इसमें सबसे बड़ी समझ को पाया गया था। रदरफोर्ड किस विषय को जानने के इच्छुक थे? ये जानने के इच्छुक थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। तभी तो जाकर के बाद में इसकी बात की गई कि ये स्थित नहीं हो सकता है, ये निगेटिव चार्ज है और ये चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किस वस्तु का प्रयोग किया था? तो सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। सोने की पन्नी लगभग कितनी मोटी होती है? तो ये लगभग आपको 1000 परमाणु मोटी होती है। क्लियर है? अल्फा कण वास्तव में क्या होते हैं? अल्फा कण वास्तव में आपके जो होते हैं वो द्विआवेशित एक प्रकार के हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 होता है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से पहले वैज्ञानिकों की क्या आशा थी? इसकी आशा यही थी कि इनके जो कण होंगे बहुत ही कम विक्षेपित होंगे। रीजन क्या है कि अल्फा के जो कण होंगे वो सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएंगे, मतलब कोई भी बड़ा इसमें विक्षेपण नहीं होगा और वो सीधे के सीधे निकल जाएंगे। इसका मतलब कि जो अल्फा के कण हैं वो कम विक्षेपित होंगे। 27 नंबर है कि अल्फा के कण प्रकीर्णन का प्रयोग सबसे आश्चर्यजनक परिणाम क्या था? सबसे आश्चर्यजनक परिणाम ये था जब अल्फा की किरणों को उस पन्नी पे डाला गया तो हर एक 12,000 कणों में से एक कण वापस लौट रहा था, मतलब उसमें से 12,000 कण जा रहे थे, उसमें से एक कण वापस आ जा रहा था। रदरफोर्ड ने अल्फा कण के वापस लौटने की तुलना किससे किया था? ये किए थे जो तोप का गोला है उसे टिश्यू पेपर से टकराना। क्या कंपैरिजन है इनका? ऑप्शन नंबर बी। रदरफोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड को नोबेल का पुरस्कार किस वर्ष मिलता है? तो 1906 में इनको नोबेल का पुरस्कार मिलता है। क्लियर है? रदरफोर्ड प्रयोग से निकला पहला निष्कर्ष क्या था? पहला निष्कर्ष यही था कि जो परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? तो खाली है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु में धनावेशित भाग कैसा है। तो ये जो धनावेशित भाग है वो बहुत ही कम है, परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। कह रहा है कि कुछ अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यही निष्कर्ष निकला कि धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के केंद्र के रूप में, केंद्र के सघन के रूप में स्थित हैं। अगला पॉइंट है, कलर मैं चेंज कर लूं, एक मिनट। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की जो त्रिज्या होती है और परमाणु त्रिज्या की लगभग कितनी छोटी होती है? कितनी गुना छोटी है? तो लगभग आपको 10 के पावर 5 गुना होता है, तो आपका ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो ये परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उसके नाभिकों में क्या होता है? केंद्रित होता है।
रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस मार्ग में चक्कर लगाते हैं? तो वर्तुला मार्ग पर क्या होते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी क्या कमी थी? कमी ये थी, इलेक्ट्रॉन तो उसके वर्तुला का कक्षा में, मतलब कक्षा में तो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन लगाते हुए ऊर्जा को विकृत करेंगे और नाभिक से टकरा जाएंगे। ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराते तो परमाणु कैसा होता? जब टकराएंगे तो कैसा होगा? तो वो अस्थिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए किस वैज्ञानिक ने नया मॉडल प्रस्तुत किया था? तो रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए आपको नील्स बोहर ने या नील्स बोर ने इनको क्या किया था? नया मॉडल प्रस्तुत किया था। कह रहा है कि नील्स बोहर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये उनको 1922 में मिला था। बोहर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस प्रकार की कक्षाओं में घूम सकते हैं? इसी समय आपको याद भी हो जाएगा। ये लगभग निश्चित, मतलब विविक्त कक्षाओं में ये घूम सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, विविक्त का मतलब एक निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। बोहर के अनुसार जो विविक्त कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते समय क्या नहीं होगा? तो घूमते समय उनका ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के ऊर्जा स्तरों को किन अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं? तो के, एल, एम, एन, इस प्रकार के शब्दों से उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। परमाणुओं की, यहाँ से कलर चेंज, परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके बोरबरी स्कीम का। ऑप्शन नंबर सी। बोरबरी की जो स्कीम आई थी वो कब आई थी? इसमें से ऑप्शन में आप इसको 13 बना लीजिएगा। 1913 के आसपास आई थी इनकी बोरबरी की स्कीम। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 2n के पावर 2 होती है, 2n स्क्वायर होता है। ये अधिकतम उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। 49 नंबर की तरफ चलते हैं। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित होता है? तो ये होता है केंद्रीय तत्व के नाभिक में। हाइड्रोजन में जो नाभिक में न्यूट्रॉन क्या होते हैं कि नहीं होते हैं, कि 3 होते हैं कि 2 होते हैं? तो हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसके नाभिक में किसी भी प्रकार के न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग उसके प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन का आवेश हमेशा का हमेशा क्या होता है? कोई भी आवेशहीन होता, मतलब किसी भी प्रकार का आवेश उसमें नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज आपको 1932 में देखने को मिलती है चैडविक के द्वारा। वही बात कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे चैडविक। इसको याद रखिए, ईटा पर नाचे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन सा, जे जे थॉम्सन। पी का मतलब प्रोटॉन को आपको क्या बात करेंगे हम? रदरफोर्ड। एन का मतलब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो चैडविक। परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से किसमें केंद्रित होता है? तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान में निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से किसमें केंद्रित होता है? ऑप्शन नंबर बी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। किसी द्रव्यमान की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? सबसे जो बाहर होता है उसी को बोलते हैं संयोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? सबसे बाहरी कक्षा की बात कर रहा है, तो सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है आपकी? क्या 8 हो सकती है? क्लियर है? एक बार चेक कर लें। ठीक है, कितनी होती है? तो 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी। जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं,
तो वे क्या कहलाते हैं? तो उनको बोलते हैं अक्रिय तत्व। ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अष्टक नियम किससे संबंधित है? अष्टक नियम बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की स्थिरता से संबंधित है। मैग्नीशियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता क्या होती है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात, इसकी परमाणु जो क्रमांक होती है, कलर चेंज कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक जो होती है इसकी, वो होती है 12। कितनी होती है? 12। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 282 होती है। इसके बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसकी संयोजकता होगी, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 संयोजकता। फ्लोरीन में बात करेंगे, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फ्लोरीन का होता है 7। क्या होता है? 7। तो जो आपका अष्टक ही पूरा नहीं कर रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 7 हो गए। बाह्यतम कक्षा के पूर्ण भर जाने पर परमाणु की संयोजकता क्या कहलाएगा? स्थिर हो जाएगी। इसका मतलब क्या कहलाएगी वो? बाह्यतम कक्षा के पूर्ण होने पर संयोजकता 0 होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होती है वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। किसी भी परमाणु में यदि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या की बात करेंगे, इनकी कुल संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कह रहा है कि कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होता है, तो कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अब कह रहा है कि एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या आपको देखने को मिलेगा 27। कितनी होती है? 27। किसी तत्व के परमाणु को दर्शाने के सामान्य स्वरूप कौन से होते हैं? तो देखिए, ये है आपके सामान्य स्वरूप, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। द्रव्यमान संख्या को सबसे ऊपर लिखते हैं, ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या, ये होता है इसका प्रतीक, और सबसे जो नीचे होता है ये होता है इसकी परमाणु संख्या। ये आपका, इस प्रकार से चीजों को हम, किसी भी तत्व के परमाणु को हम दर्शाते हैं। ठीक है, करें कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक का मतलब होता है जिसमें परमाणु संख्या समान होगी और द्रव्यमान की संख्या आपकी भिन्न भिन्न होगी, समस्थानिक कहलाएगी। मतलब कि समस्थानिक होंगे जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होंगे और परमाणु भार क्या होंगे? अलग अलग होंगे। वहीं पे हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन में समस्थानिकों की में यदि द्रव्यमान संख्या 2 है, इसकी हम बात करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ड्यूटीरियम। क्या बोलेंगे? ड्यूटीरियम। कह रहा है कि क्लोरीन के समस्थानिकों की द्रव्यमान कितने होते हैं? तो ये होता है 35 यूनिट और 37 यूनिट आपके क्लोरीन के समस्थानिक के द्रव्यमान हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? इनके रासायनिक गुण तो आपको देखने को मिलते हैं सेम, मतलब कि समान। लेकिन इसी समस्थानिकों की यदि हम भौतिक गुणों की बात करेंगे, समस्थानिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं? इनके अलग अलग होते हैं, इनके काम अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या को किस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं? तो परमाणु संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जेड से। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन है कि जो द्रव्यमान संख्या है उसको किस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं हम ए से। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा दोनों को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? जब इन दोनों को सामूहिक रूप की बात करेंगे, इसको हम न्यूक्लियन का नाम देंगे। कह रहा है कि क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान 35 यूनिट होता है। कह रहा है कि कैल्शियम, मतलब कि यहाँ पर जेड परमाणु संख्या, ये द्रव्यमान संख्या है, ये आपके दोनों सेम दे दिए हैं। जब द्रव्यमान संख्या सेम दे दिए तो क्या हो गया आपका? समभारिक हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि दो तत्व परमाणु संख्या भिन्न है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो रहा है, इसको भी हम समभारिक का नाम देंगे। ठीक है, आइए,
अगला पॉइंट है कि घेघा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। वहीं कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो कैंसर के में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का किस क्षेत्र में प्रयोग करते हैं? ये परमाणु की भट्ठी के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? औसत द्रव्यमान का मान भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शनल क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्लियर है? जरा मैं आपको ये बताऊं कि जो कैंसर के उपचार में इस तीनों को मैं एक बार बता दे रहा हूं कि जो समस्थानिक इन समस्थानिकों के नाम बता दें। जैसे मान लीजिए घेघा का क्या है, कैंसर का क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर बता रहे हैं हम आपको। चलिए जान लीजिए, जो घेघा का होता है वो आपका होता है आयोडीन आयोडीन 131। इसका प्रयोग आप इस समस्थानिक का प्रयोग आप घेगा मतलब गायटर रोग के इलाज में कर सकते हैं। आयोडीन 131 नाम है आयोडीन के समस्थानिक का। वहीं पे हम कैंसर का उपचार में बात करें, ये तो सबको पता है, ये कोबाल्ट 60 होता है। कौन सा होता है? ये कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं हम कैंसर के उपचार में। वहीं साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो रक्त रक्त कैंसर होता है, क्या? रक्त कैंसर, इसमें आपको फास्फोरस 32 का यूज किया जाता है। फास्फोरस 32 फास्फोरस के समस्थानिक का प्रयोग रक्त कैंसर में और कैंसर में आपकी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे यदि हम बात करेंगे आपको कि जैसे मान लीजिए ट्यूमर है, ट्यूमर भी एक प्रकार का कैंसर ही है, तो ट्यूमर में आपको गोल्ड 198 का प्रयोग किया जाता है। गोल्ड 198 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहीं पे आपका ये कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 4।